Welcome to our NCERT series. Today we will cover 8th class Geography NCERT. Important concept शॉर्ट में देखेंगे. आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है और सेल्फ स्टडी करना है, फिर खुद से पढ़ना है, या पहले खुद से पढ़ो फिर वीडियो देखो फिर खुद से पढ़ो. सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी. प्लीज़ सब्सक्राइब. चैप्टर 1 रिसोर्सेज. कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करता है उसे हम रिसोर्स बोलते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट की यूटिलिटी या यूजेबिलिटी उसको रिसोर्स बनाती है और यही यूजेबिलिटी उसकी वैल्यू को डिफाइन करती है. फॉर एग्जांपल पेन की यूटिलिटी है इसलिए उसकी वैल्यू है. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. 3 टाइप की रिसोर्सेज होती हैं: नेचुरल, मैनमेड और ह्यूमन रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स क्या होती है? जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलती है, जिसका हम यूज़ या तो डायरेक्टली कर लेते हैं या थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ यूज़ करते हैं. इसके 2 टाइप होते हैं: रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल मीन्स जो रिन्यू हो जाती हैं, जिनका नेचर में स्टॉक अनलिमिटेड है, जैसे सोलर, विंड. नॉन रिन्यूएबल क्या होती हैं? जिनका स्टॉक लिमिटेड है या जो रिन्यू नहीं हो पाती, या दोस्त रिसोर्सेज जो रिन्यू होने में 1000-1200 साल लगाती हैं, काफ़ी टाइम लेती है रिन्यू होने में, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. सेकंड, ह्यूमन मेड रिसोर्स, जो ह्यूमंस बनाते हैं, जैसे रोड, टेक्नोलॉजी, रेलवेज. फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, इसमें 100 एम्प्लॉय हैं, तो ये क्वांटिटी हो गई. 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ये क्वांटिटी हो गई. और इन्हीं की स्किल्स इन्हें ह्यूमन रिसोर्स बनाती है. ह्यूमन रिसोर्स में क्या आता है? क्वांटिटी, नंबर, क्वांटिटीज़ एंड एबिलिटीज़, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़. ये कैसे आती हैं? हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, टेक्नोलॉजी, इनसे. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइवन है और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे टोपोग्राफी, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि हम रिसोर्स का केयरफुली यूज़ करें, जिससे वो हमारी प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को कैटर कर सकें और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कैटर कर सकें. चैप्टर 2, लैंड, वाटर, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. लैंड, हमें पता है 71% जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर है, 29% लैंड से कवर है. और जो 29% है उसमें से सभी सभी पार्ट में ह्यूमंस नहीं रहते, हैबिटेबल नहीं है. जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स रहते हैं वहाँ पर रहना बहुत डिफ़िकल्ट है. देयरफॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. क्यों है लैंड और क्लाइमेट डिफ़िकल्ट है? इसलिए कई कई जगह पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाती. जो प्लेन और वैली रीजन रहते हैं वहाँ की फर्टाइल सॉइल रहती है, इसलिए वहाँ एग्रीकल्चर और सेटलमेंट पॉसिबल है, तो वहाँ की हाई डेंसिटी होती है. लैंड यूज़, लैंड का हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग, रोड, रेलवेज, इन सब के लिए. अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड लिमिटेड है, फिर भी हम लैंड का मिसयूज़ करते हैं, जैसे एनक्रोचमेंट कर लेते हैं. फॉरेस्ट एरिया में एनक्रोचमेंट हो जाता है, लेक्स एरिया में एनक्रोचमेंट हो जाता है. फॉर एग्जांपल 2018 बेंगलोर फ्लड का रीज़न यही था कि लेक्स पे एनक्रोचमेंट हुआ है. डिफॉरेस्टेशन कर लेते हैं, उससे लैंड डिग्रेड हो जाता है, लैंडस्लाइड आती है, डेजर्टिफिकेशन होता है, सॉइल इरोजन होती है, सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती है. कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज मतलब प्रोटेक्शन करना है फॉरेस्ट लैंड एंड एरेबल लैंड. एरेबल लैंड मतलब जहाँ पे हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं. कैसे करेंगे? पेड़ लगाएंगे, लैंड का रिक्लेमेशन करेंगे, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का लिमिटेड यूज़ करेंगे, कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग पे लगाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, प्लांट अर्बनाइजेशन. सॉइल देखते हैं. जो अर्थ के सरफेस पे थिन लेयर होती है वो सॉइल होती है. थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज सॉइल. बहुत सारी सॉइल्स की वैरायटीज़ होती हैं, वो मेनली डिपेंड करती हैं कि किस लैंडफॉर्म पे सॉइल बन रही है. किसी भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर रहता है, मिनरल्स रहते हैं और वेदर्ड रॉक रहता है. फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है. मेनली 5 फैक्टर रहते हैं जिनके कारण सॉइल फॉर्म होती है. पहला है पेरेंट रॉक, मतलब किस रॉक से बन रहे हैं. जो वेदरिंग वगैरह हो रही है वो किस रॉक से हो रही है, तो वो पेरेंट रॉक कहलाती है. पेरेंट रॉक डिटरमाइन करता है कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी. सेकंड है क्लाइमेट, जैसे टेम्परेचर और रेनफॉल इन्फ्लुएंस करती है रेट ऑफ वेदरिंग को. ह्यूमस फॉर्मेशन भी इन्फ्लुएंस होता है. थर्ड है रिलीफ, कि एल्टीट्यूड, स्लोप, ये डिटरमाइन करते हैं एक्यूमुलेशन. ये हिली एरिया है, ये स्लोप है, तो यहाँ पे सॉइल एक्यूमुलेट नहीं होगी, सॉइल तो फ्लो होगी ना, ऐसे सॉइल ज़्यादा यहाँ एक्यूमुलेट होगी. फोर्थ है फ्लोरा, फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन को. फिफ्थ है टाइम. टाइम डिटरमाइन करता है थिकनेस ऑफ द सॉइल. ज़्यादा टाइम लगेगा तो थिकनेस ज़्यादा होगी, कम टाइम में बनेगी तो थिकनेस कम होगी. इस सॉइल की प्रोफाइल देखते हैं. जो टॉप लेयर होती है उसमें ह्यूमस और वेजिटेशन रहता है. ह्यूमस क्या रहता है? ऑर्गेनिक मैटर वाला पोर्शन रहता है.
सेकंड है सब सॉइल विद सैंड सिल्ट एंड क्ले। थर्ड है वेदर्ड रॉक मटेरियल। फोर्थ है पेरेंट रॉक। अब सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, क्या रीज़न है? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज़, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स, फ्लड। तो इसके कारण क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन हो रहा है, डिप्लीशन ऑफ सॉइल हो रहा है, सॉइल की क्वालिटी कम हो रही है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल मतलब क्वालिटी कम हो रही है सॉइल की। तो कुछ कंजर्वेशन प्रैक्टिस हैं जैसे मल्चिंग। पहला मल्चिंग, इसमें क्या करते हैं हम? सॉइल को ऑर्गेनिक मैटर से कवर कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि मॉइस्चर रिटेन रहता है सॉइल में। सेकंड है कंटूर बैरियर्स, ये हिली एरियाज में रहते हैं, हम बैरियर बना देते हैं स्टोन और रॉक से। थर्ड है रॉक डैम, इससे फ्लो कम हो जाता है वाटर का। फोर्थ है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग ये होती है हिली एरिया में हम ऐसे टेरेस टाइप के बना देते हैं, जो फ्लैट रीजन रहता है यहाँ पे फार्मिंग करते हैं। फिफ्थ है इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स लगाते हैं रोज में। जैसे यहाँ पे वीट लगा दी तो यहाँ पे कुछ और लगाया, फिर यहाँ वीट लगाई तो यहाँ कुछ और लगा दिया, तो इससे सॉइल कंजर्वेशन होता है। सिक्स्थ है कंटूर प्लगिंग। कंटूर प्लगिंग में क्या होता है? जो हम स्लोप रहता है ना, उसके पैरेलली ग्रो करते हैं कुछ भी क्रॉप्स वगैरह, तो उससे बैरियर बन जाता है नेचुरली। सेवन्थ शेल्टर बेल्ट्स, इसमें हम क्या करते हैं? जो हमारे फील्ड एरिया रहता है ना, एग्रीकल्चर फील्ड्स रहती हैं, उसके बाजू में पेड़ पौधे लगा देते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? सॉइल को पकड़ के रखते हैं, इसलिए इरोजन कम होता है। लैंडस्लाइड क्या होती है? मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। ये एसोसिएट होता है अर्थक्वेक, फ्लड्स, वॉल्केनोस से। जैसे किसी भी एरिया में वॉल्केनो आ रहे हैं हिली एरिया में, या फिर अर्थक्वेक आ रहा है, फ्लड आ रही है, तो वहाँ चांसेस रहते हैं कि लैंडस्लाइड भी आएगी। कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिससे हम मिटिगेट कर सकते हैं लैंडस्लाइड को। मिटिगेट मीन्स कि उसका इम्पैक्ट कम करना। वो कैसे कर सकते हैं? पहला हज़ार्ड मैपिंग, हम सारे एरिया की मैपिंग करेंगे, जो ज़्यादा प्रोन होंगे लैंडस्लाइड के लिए वहाँ पे हम ह्यूमन सेटलमेंट कम रखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम रखेंगे ताकि नुकसान कम हो। सेकंड है रिटेंशन वॉल, ये स्लोप एरिया है, यहाँ पे हम एक वॉल बनाएंगे रिटेंशन। आपने देखा होगा जब आप जाते होगे हिली एरिया में, तो यहाँ पे वॉल रहती है साइड से, इससे क्या होता है जो भी लैंडस्लाइड्स आती है ना, तो ये वॉल रोक लेती है। थर्ड है इंक्रीज वेजिटेशन कवर, पेड़ लगाएंगे ताकि जो पेड़ हैं उनकी रूट्स सॉइल को पकड़े। फोर्थ सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल करेंगे, वहाँ का ड्रेनेज अच्छा करेंगे ताकि सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा ना हो पाए। वाटर, अर्थ के सरफेस पे 71% वाटर है, उसमें से फ्रेश वाटर 2.7% है। 2.7% फ्रेश वाटर में जो 70% है वो आइस कैप्स की फॉर्म में है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजन यहाँ पे। 1% ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर के रूप में। जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रहता है वो कांस्टेंट रहता है, ना वाटर ऐड होता है ना सब्सट्रैक्ट होता है, बस वाटर मोशन में रहता है कॉन्स्टेंटली, उसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने देखा था कैसे एवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन ये काम करता है। प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी देखते हैं। वाटर स्कार्सिटी क्या होती है? जब भाई वाटर सही में अवेलेबल नहीं है, फिजिकल कंडीशन मतलब फिजिकली वाटर वाटर अवेलेबल नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। इसकी डेफिनेशन क्या है? जब वाटर 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन एनुअली अवेलेबल हो, इससे कम, तो उसको बोलते हैं वाटर स्कार्सिटी। और जो वाटर स्ट्रेस रहता है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है कि वाटर एक तो अवेलेबल नहीं है, या फिर उसकी क्वालिटी ख़राब है, या वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है उसकी। ये होता है जब डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो। वाटर स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है? जब वाटर लेस देन 700 क्यूबिक मीटर पर पर्सन एनुअली अवेलेबल हो, उसको बोलते हैं वाटर स्ट्रेस। इंडिया की जो है वाटर अवेलेबिलिटी वो है 1100 क्यूबिक मीटर पर पर्सन एनुअली। नीति आयोग निकालती है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। रिवर्स में पॉल्यूशन हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्योंकि नॉन डिग्रेडेबल एलिमेंट्स रिवर में पहुंच रहे हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, हमने लास्ट क्लास में बायोस्फीयर का कंसेप्ट देखा था, इकोसिस्टम का कंसेप्ट देखा था। जो वीस हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, जो वल्चर्स रहते हैं वो स्कैवेंजर्स रहते हैं, नेचुरल स्कैवेंजर्स। जिससे वो जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसको ही ख़त्म करते हैं। जैसे कोई भी एनी जानवर मर जाता है तो उसको वल्चर्स आके खाते हैं। जो नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेनली टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करता है। इसका कंजर्वेशन कैसे करते हैं? हम गवर्नमेंट नेशनल पार्क बनाती गवर्नमेंट नेशनल पार्क बनाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाती है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाती है, ये सब एनवायरनमेंट की क्लास में आएगा। टाइगर रिजर्व बनाती है, एलिफेंट रिजर्व, अवेयरनेस प्रोग्राम। एक साइट्स होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करता है कि ट्रेड को रेगुलेट करता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज की ट्रेड को रेगुलेट करता है।
ये सब एनवायरनमेंट की क्लास में आएंगे। चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल क्या होते हैं? जो भी नेचुरली ऑक्योरिंग सब्सटेंस होते हैं उनका कुछ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, उन्हीं को मिनरल कहते हैं। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, उनकी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। मिनरल के टाइप्स देखते हैं। मेनली दो टाइप के मिनरल्स होते हैं। पहला मेटेलिक मिनरल, जिनमें मेटल पाया जाता है, ये हार्ड होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल, जिनमें मेटल नहीं मिलता, जैसे जिप्सम, माइका, लाइमस्टोन, कोल, पेट्रोलियम। जो मेटेलिक मिनरल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फेरस, जिनमें आयरन का अमाउंट होता है, लाइक आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट्स। और दूसरे होते हैं नॉन फेरस मिनरल, इनमें आयरन का अमाउंट नहीं होता, जैसे गोल्ड, सिल्वर, लीड। मिनरल का एक्सट्रैक्शन अपन माइनिंग, ड्रिलिंग और क्योरिंग से करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, जो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स रहते हैं उसमें मेटेलिक मिनरल से मिलते हैं जनरली, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स रहते हैं उसमें नॉन मेटेलिक मिनरल से मिलते हैं या मिनरल फ्यूल से मिलते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम। एक फ्रांस में कॉकासस रीजन है, यूरोप में कॉकासस माउंटेन आता है, वहाँ पे लाइमस्टोन के डिपॉजिट मिलते हैं। अल्जीरिया में फॉस्फेट बेड्स मिलते हैं। जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज के डिपॉजिट मिलते हैं। अब देखते हैं कॉन्टिनेंट वाइज। एशिया में 10-50% मिलता है, मेनली चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया। आयरन भी मिलता है, यूरोप में आयरन और। नॉर्थ अमेरिका में एप्लेशियन माउंटेन रीजन है, वहाँ पे कोल मिलता है। कैनेडियन सील्ड रीजन है, वहाँ पे कोल, निकल, यूरेनियम, कॉपर मिलता है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरास है, ये माउंटेन रीजन है, यहाँ पे कॉपर, गोल्ड, लीड, जिंक ये मिलता है। साउथ अमेरिका में कॉपर, टिन। वेनेजुला, अर्जेंटीना में मिनरल ऑयल मिलता है। ये लिथियम ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है। लिथियम ट्रायंगल किसे बोलते हैं? अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, यहाँ पे लिथियम मिलता है। अफ्रीका, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड एंड प्लेटिनम। गोल्ड हमको जिम्बाब्वे, जायरे, साउथ अफ्रीका में मिलता है। जो डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे कोबाल्ट मिलता है। ये यूपीएससी ने पूछा था 2023 में। ऑयल, नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला यहाँ पे मिलता है। ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, ये याद रखना। यहाँ पे गोल्ड, डायमंड, आयरन, टिन, निकल, कोल ये सब मिलता है। जो ऑस्ट्रेलिया का कालगुरी और कूलगार्डी रीजन है वो गोल्ड डिपॉजिट के लिए फेमस है। अंटार्कटिका में भी आयरन, कोल मिलता है। पावर रिसोर्स टू टाइप की होती हैं, कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब वो जो जिन्हें हम बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं, जैसे फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइडल पावर। इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए हैं, एक बार रीड कर लेना। कोल मोस्ट एवेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल है, इसको हम वरीड सनशाइन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, थर्मल पावर बोलते हैं। इसके प्रोड्यूसर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अमेरिका। इंडिया में कहाँ मिलता है कोल? रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो कोल फील्ड्स हैं अपनी झारखंड में। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कहाँ मिलता है? फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक, इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। इसके प्रोड्यूसर्स ये हैं टॉप: वेनेजुला, अल्जीरिया, ईरान, इराक, ये सब। इंडिया में कहाँ मिलता है? दिग्बॉय, असम, बॉम्बे हाई, केजी बेसिन। नेचुरल गैस फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट, ये मिलती है रशिया, यूके, नाइदरलैंड, नॉर्वे। इंडिया में कहाँ मिलती है? त्रिपुरा, केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, जैसलमेर, और ऑफशोर इन मुंबई। हाइडल पावर, इसमें क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी रहती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके टॉप प्रोड्यूसर हैं चाइना, पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील। इंडिया में बहुत सारे डैम्स हैं, जैसे भाखरा नंगल डैम, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। सेकंड होते हैं नॉन कन्वेंशनल, जैसे सोलर, विंड, टाइडल, न्यूक्लियर, जियोथर्मल, बायोगैस। न्यूक्लियर एनर्जी देखते हैं, इससे पावर कैसे प्रोड्यूस होती है? जो एनर्जी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं उनके एटम के न्यूक्लियाई में एनर्जी स्टोर्ड रहती है, उससे मिलता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम, थोरियम। प्रोड्यूसर यूरोप और यूएसए। इंडिया में कहाँ मिलता है? राजस्थान में, झारखंड में। थोरियम डिपॉजिट कहाँ मिलते हैं? मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला, ये पूछा है यूपीएससी ने। जियोथर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ, एग्जाम्पल हॉट स्प्रिंग। यूएसए में वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। इंडिया में पुगा वैली, लद्दाख, और मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। टाइडल एनर्जी, हम सीज की नैरो ओपनिंग में डैम बना लेते हैं, जब हाई टाइड होती है तो टरबाइन घूमती है, उससे टाइडल एनर्जी बनती है। इसका एग्जाम्पल इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ भी है। बायोगैस, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं बैक्टीरिया से, तो उससे बायोगैस निकलती है। बायोगैस क्या होती है? मेनली मिक्सचर होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इनके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं, ये देख लेना। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटीज है। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? जिसमें हम नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन करें। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती हैं?
जिसमें हम प्रोसेसिंग करें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग। प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग। टर्सरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, जैसे सर्विसेज होती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन। अरेबल लैंड क्या होता है, जहाँ पे हम क्रॉप ग्रोन करते हैं। क्लाइमेट एंड सॉइल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। फार्म सिस्टम में दो चीजें होती हैं मेन, इनपुट और आउटपुट। इनपुट में जैसे सीड्स हो गई, वाटर हो गई। आउटपुट में जो प्रोडक्शन निकल रहा है, ये प्रोसेस होते हैं फार्म के। जिससे सबसे पहले हम प्लगिंग करते हैं, फिर सोइंग करते हैं, फिर इरिगेशन और वीडिंग। वीडिंग मतलब जो फालतू चीज रहती है उसको निकालते हैं, फिर हार्वेस्टिंग करते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ये मेनली डिपेंड करता है काय पे, जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है जगह की, इस चीज की डिमांड है, लेबर कैसा है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये दो टाइप की होती हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि छोटा एरिया रहता है और वहां पे हम खुद अपने यूज के लिए सिर्फ प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसमें दो टाइप होता है, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, ये होती है टू मीट द डिमांड ऑफ द फैमिली। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रहता है, सिंपल टूल्स रहता है, हाउस होल्ड लेवल्स रहती है, छोटा एरिया रहता है। इंटेंसिव में क्या होता है, स्मॉल लैंड, सिंपल टूल्स, मोर देन वन क्रॉप्स एनुअली। यहाँ पे क्या होता है, आप एक साल में एक ही जगह से एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो करते हो। बट राइस मेन क्रॉप रहता है, अदर होते हैं वीट, मेज। मेन रीजन इसका ये है, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ एशिया। सेकंड है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इस एरिया में डिफोरेस्टेशन किया, फिर यहाँ एग्रीकल्चर चालू कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जब यहाँ की सॉइल की क्वालिटी बेकार हो जाएगी तो फिर हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ डिफोरेस्टेशन करेंगे, फिर यहाँ करेंगे। तो ऐसे चलता रहता है। ये मेनली होता है हाई रेनफॉल रीजन और क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन एरिया में। साउथ ईस्ट एशिया, अमेजोन बेसिन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ट्रॉपिकल अफ्रीका। नोमैडिक हर्डिंग, इसमें क्या होता है, जो एरिड और सेमी एरिड एरिया है ना, जैसे सहारा डेजर्ट का, सेंट्रल एशिया का और कुछ पार्ट इंडिया के, वहाँ पे क्या हर्डिंग करते हैं, मतलब। सेकंड टाइप है कमर्शियल फार्मिंग। इसमें होता है क्या है, जो प्लांट्स और एनिमल्स हम ग्रो करते हैं वो सेलिंग पर्पस के लिए करते हैं। तो इसमें लार्ज कैपिटल और लार्ज मशीन की जरूरत रहती है ताकि प्रोडक्शन बढ़े, उससे हमारा प्रॉफिट बढ़े। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स, जैसे वीट, मेज। ये टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन में नॉर्थ अमेरिका के और यूरोप के, एशिया के में होता है। यहाँ सीवियर विंटर पड़ती है, इसलिए वन क्रॉप होता है। लार्ज फार्म्स होते हैं, मशीनरीज होती है, कैपिटल होता है। सेकेंड है मिक्स्ड फार्मिंग, इसमें क्रॉप और लाइफ स्टॉक साथ में ग्रो करते हैं। थर्ड है प्लांटेशन, जैसे टी, रबर। मलेशिया रबर के लिए फेमस है, ब्राजील कॉफी के लिए फेमस है, इंडिया श्रीलंका टी के लिए फेमस है। शुगर कैन, कॉटन, कैश्यू, बनाना। प्लांटेशन क्रॉप्स में क्या है, हाई कैपिटल और लार्ज लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखते हैं मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स में पहले होते हैं फूड क्रॉप्स, जिन्हें हम एज अ फूड कहते हैं। तो राइस होता है, वो स्टेबल डाइट है इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज हमारे यहाँ। बेस्ट ग्रो इन एलुवियल क्लेई सॉइल, ये रिक्वायर करती है हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल। इन प्रोड्यूसर चाइना, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान, ये सब है। सेकंड वीट। वीट को काय की जरूरत रहती है, मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। ये हम ठंडों के टाइम ग्रो करते हैं और गर्मियों के टाइम इसका हार्वेस्ट करते हैं। बेस्ट ग्रो इन ड्रेन्ड लोमी सॉइल। टॉप प्रोड्यूसर यूएसए, कनाडा, रशिया, यूक्रेन, इंडिया। जब रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ था ना, तो वीट की सप्लाई को इफेक्ट हुआ था। थर्ड है मिलेट। ये कोर्स ग्रेन होते हैं, मतलब थोड़े बड़े बड़े मोटे दाने के होते हैं। ये लेस फर्टाइल और लो रेनफॉल एरिया में भी ग्रो हो जाते हैं, सैंडी सॉइल्स में भी ग्रो हो जाते हैं, मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर में भी ग्रो हो जाते हैं। अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। इंडिया में जो मेनली ग्रो होते हैं वो ज्वार, बाजरा, रागी। फिर देखते हैं मेज। मेज को क्या चाहिए रहता है, रिक्वायर्ड मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए। नॉर्थ अमेरिका, चाइना, रशिया, मैक्सिको, ब्राजील, ये सब इसके बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। सेकंड टाइप है फाइबर क्रॉप्स, जिनसे हम कपड़े बनाते हैं। पहला कॉटन। कॉटन को चाहिए हाई टेम्परेचर और लाइट रेनफॉल, फ्रॉस्ट फ्री डे, 210 दिन तक कोहरा वगैरह ना हो। सनशाइन डेज चाहिए। एल्यूवियल और ब्लैक सॉइल चाहिए। और प्रोड्यूसर इन चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, इजिप्ट, ब्राजील। जूट, इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इंडिया, बांग्लादेश टॉप प्रोड्यूसर है, एलुवियल सॉइल में होते हैं, डेल्टा रीजन में। थर्ड है वीवरेज क्रॉप्स। कॉफी के लिए क्या चाहिए, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए, वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए। चाइना, इंडिया, कोलंबिया इसके प्रोड्यूसर्स हैं। टी। चाय के लिए क्या चाहिए, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स, कूल क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। सब याद रखना, ये सब आ जाते हैं कभी कभी, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, तो ये मिस नहीं कर सकते अपन। चैप्टर फिफ्थ, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज मतलब मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्रीज को मेनली तीन बेसिस पे डिवाइड करते हैं। पहला रॉ मटेरियल के बेसिस पे, तो इसमें होती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड। मिनरल बेस्ड आयरन इंडस्ट्रीज हो जाती हैं। मरीन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड। साइज के हिसाब से, जब मतलब कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, लेबर कितनी है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है, इस हिसाब से दो टाइप की होती हैं, स्मॉल एंड लार्ज।
जो स्मॉल रहती हैं उन्हें कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, जो छोटी छोटी रहती हैं, बीड़ी मेकिंग सब। लार्ज इंडस्ट्री मतलब ऑटोमोबाइल। एमएसएमई का कॉन्सेप्ट याद रखना, अभी सिर्फ नाम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमईज को प्रमोट करती है। ओनरशिप के हिसाब से प्राइवेट, पब्लिक, जो गवर्नमेंट की है, जॉइंट मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों करती हैं, और कोऑपरेटिव्स जहाँ प्रोड्यूसर्स ही होते हैं ना, वो ही देखते हैं, जैसे डेयरी वाला काम हो जाता है, अमूल। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। वेबर थे, उनने इंडस्ट्रियल मॉडल दिया था, तो जब भी लोकेशन का नाम आए तो वेबर का नाम याद रखना। तो किस पे डिपेंड करती है? रॉ मटेरियल भाई, जहाँ रॉ मटेरियल मिलेगा वहाँ इंडस्ट्रीज होती हैं। लेबर सस्ती होनी चाहिए, कैपिटल कितना लग रहा है, मार्केट कहाँ पे है, ट्रांसपोर्टेशन, लैंड, पावर, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रहती हैं, इन सब पे डिपेंड करता है। ये इंडस्ट्रियल रीजन दिए हैं कुछ वर्ल्ड के, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में, कुछ इंडिया में, मुंबई, ये सब देखना डायग्राम से। ये इंडिया के दिए हैं, तो एक बार इनके नाम देख लेना। जो बेल्ट है ना, इंडस्ट्रियल डिजास्टर भाई, जो भी डिजास्टर इंडस्ट्री से होता है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी दिसंबर 1984 में, जहाँ पे एमआईसी गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, तो उसका इम्पैक्ट अभी तक देखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज देखते हैं। पहला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, वहाँ पे यूएसए में भी है, कनाडा में भी है, यूरोप में, जर्मनी में, इंडिया में, जापान में, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है, बैकबोन है मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री इसी पे डिपेंड करती हैं। इंडिया पे जहाँ है वो मेनली देखो, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भद्रावती और विजयनगर है कर्नाटक में, सलेम है तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। यूएसए का मेन रीज़न है पिट्सबर्ग, जो फेमस है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन नेचुरल टेक्सटाइल होता है, जो मैन मेड टेक्सटाइल होते हैं उनके नाम ही है, नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक। जो फर्स्ट मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल थी वो मुंबई में थी, 1854 में ओपन हुई। टेक्सटाइल के लिए कुछ फेमस रीजन है, जैसे मैनचेस्टर इंग्लैंड में, ओसाका जापान में, अहमदाबाद इंडिया में। चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्स। जब हम ह्यूमन को स्किल्स, एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं तो वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बहुत अनइवन है। जो 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो सिर्फ 30% अर्थ के लैंड पे है। जो अर्थ का लैंड एरिया है उसके 30% पे 90% पॉपुलेशन है। जो 10 कंट्रीज हैं, इंडिया, इंडिया टॉप पे है, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया, जापान। यहाँ इन्हीं 10 कंट्रीज में वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन है, तो कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। वर्ल्ड की 51 है, इंडिया की 382 है पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं? तो दुनिया में 51 लोग हैं, अपने यहाँ 382 लोग हैं, क्योंकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन के ऊपर है, 800 करोड़, मतलब 8 के बाद 9 जीरो, इतनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। हाईएस्ट जो डेंसिटी है वो साउथ सेंट्रल एशिया में है। कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को? पहला जोग्राफिकल फैक्टर, जैसे टोपोग्राफी भाई, कैसा एरिया है। प्लेन एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, माउंटेन एरियाज में कम पॉपुलेशन रहती है। क्लाइमेट, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट एरिया रहते हैं, जैसे बहुत ठंडे एरिया, कोल्ड डेजर्ट, वहाँ पे कम रहती हैं। लद्दाख में कम पॉपुलेशन है। सॉइल, सॉइल अगर फर्टाइल, सॉइल फर्टाइल होती है तो वहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल है, तो सेटलमेंट ज़्यादा होता है। वाटर कैसा है, मिनरल्स हैं वहाँ पे। सेकेंड फैक्टर्स होते हैं सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल जैसे हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़। कल्चरल, रिलीजियन। इकोनॉमिक फैक्टर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है। अब देखते हैं पॉपुलेशन चेंज। जो अर्थ की पॉपुलेशन थी ना, वो पहली बार 1 बिलियन का पहुंची थी 1804 में। फिर उसके 150 साल बाद 1959 में 3 बिलियन हुई। फिर उसके 40 साल बाद डबल हो गई, 2000 में 6 बिलियन हो गई थी, और अभी 8 बिलियन प्लस है। पॉपुलेशन चेंज के मेन रीज़न तीन हैं: बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। जो बर्थ रेट होता है उसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन। और डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। माइग्रेशन दो टाइप के होते हैं: इमिग्रेशन, मतलब कोई हमारी कंट्री में आ रहा है, और एमिग्रेशन, जब कोई कंट्री से बाहर जा रहा हो उसको एमिग्रेशन बोलते हैं। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज दिया है, ये डायग्राम एक बार देखना कि कहाँ कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है। अफ्रीका, साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है।
पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है पॉपुलेशन का, कि भाई किस एज में कितनी पॉपुलेशन है, कितने मेल कितने फीमेल है। तो ये सर्वे वगैरह गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए हेल्पफुल होता है पॉपुलेशन कंपोजिशन जानना। इसमें एक कंसेप्ट आता है पॉपुलेशन पिरामिड का। जैसे देखो, अगर हाई बर्थ और हाई डेथ रेट होगा ना, तो यहाँ पे ब्रॉड बेस होगा और ऊपर जाके पतला होता जाएगा। जब हाई बर्थ और हाई डेथ रेट है, जैसे केन्या का एग्जाम्पल है, और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं। जब हाई बर्थ रेट होता है लेकिन डेथ रेट कम हो रहा है, तो ये नीचे से तो चौड़ा ही होगा लेकिन ज़्यादा चौड़ा भी नहीं होगा, ऊपर से पतला होगा। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल है, लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट, ये डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गई, इसके एग्जांपल है जर्मनी, जापान। यहाँ पॉपुलेशन कम हो रही है, यंग पॉपुलेशन भी कम है, ओल्ड भी कम है, जो मिडिल में है वो ज़्यादा है। सो गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें।